हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने जाने वाले हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर्स की, स्मॉल मीडियम और राइट माइक्रो लेवल की जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनके लिमिट्स क्या हैं, किस तरह से MSMED एक्ट काम करता है, क्या उसमें प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, और किस एंटरप्राइजेस की क्या लिमिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की IPR की भी बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, राइट, ज्योग्राफिकल, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा यूनिट है हम लोगों का, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पर आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग MSMED एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत आप सभी का, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं और जो भी अधिगम मंत्रा को स्प्रेड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। यूं ही अधिगम मंत्रा को शेयर करते रहिए लोगों के साथ और उनको मोटिवेट कीजिए देखने के लिए। देखिए, आप उनके साथ शेयर कीजिए, इस बात की तो मुझे श्योरिटी है कि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपको इजीली ऑन प्लेटफॉर्म, इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पब्लिकली तो नहीं मिलने वाला है। ये तो मैं 100% श्योर हूँ इस बात को तो लेकर के कि ये आपको अधिगम मंत्रा के प्लेटफॉर्म के अलावा नहीं मिलने वाला है। तो एक ये चीज़ है, तो इसीलिए 101% पसंद तो आएगा। बाकी आप लोग अपना फीडबैक, अपना प्यार मुझे बताते रहते हैं कि भाई वीडियो कैसा रहा है, कहाँ पर क्या चेंजेस हमको करने की ज़रूरत है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आप लोग वो सब शेयर करते रहते हैं। तो धीरे धीरे पहले इसके मुकाबले अगर आप देखें अभी, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम लोगों ने किए हैं, चाहे उस PPT को तैयार करने का तरीका, ये सारी चीज़ें। देखिए, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी आपके लिए हैं और आप ही से हैं, है ना, आप ही से हैं और आप ही के लिए हैं। तो आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि कहाँ पर प्लस है और कहाँ पर माइनस है, क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, उन वीडियो के लाइक से ही मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं और कितने बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो का लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहरहाल आज हम शुरू करने जाने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो उससे पहले ना, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक टर्मोलॉजीज़ हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन होता है, राइट, एंटरप्राइज क्या होती है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पहली स्लाइड, जहाँ पर हम तीनों टर्मोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग बात करने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का बिजनेस है जहाँ पर हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, कोई नई सर्विस लेकर के आते हैं। वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या करती है, वो लोगों की लाइफ को और ज़्यादा क्या कर देती है, आसान बना देती है। वो उन लोगों की लाइफ को क्या कर देती है, आसान बना देती है। अब वहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या है कि भाई ये बिजनेस, एक जनरल बिजनेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उससे कैसे अलग है। ऑर्डिनरी जो बिजनेस है वो ऑलरेडी से एस्टैब्लिश्ड है। जैसे मान के चलिए एक ग्रॉसरी की शॉप है, तो उसमें क्या नया है, देयर आर मल्टीपल शॉप्स, बहुत सारी दुकानें हैं, आपकी भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप कोई नया प्रोडक्ट, नई गुड्स या कोई नई सर्विस मार्केट के अंदर लेकर के आते हैं और आप कहते हैं कि साहब इससे आप लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी, आप एक ऐसे कस्टमर को ओरिएंट करते हैं कि भाई हमको, हमारा वो कस्टमर टारगेट है, राइट, टारगेट कस्टमर ये है हमारा, और हम उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। क्यों खरीदो? क्योंकि आप जब हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे अभी मुझे पीछे मैं देख रहा था, तो एक कंपनी है, मुझे थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं खाली एक आउटलुक देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप रिलेट करने की कोशिश करना कि कैसे रिस्कियर ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ओल्ड एज लोग होते हैं, एजेड लोग जो होते हैं, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, उनके लिए एक वॉच क्रिएट किया है,
ठीक है। ऐसी एक कंपनी है, उसने बच्चों के लिए वॉच क्रिएट किया है। तो ठीक है, अब जो पहले हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने एक वॉच क्रिएट किया है। उस वॉच में उन्होंने कुछ फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। जैसे एजेड हैं, ठीक है, नहीं उठ पा रहे हैं, गिर गए हैं, तो उन्होंने उस वॉच में अलार्म सिस्टम दिया है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उसको पैनिक बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि वो जो बटन होगा, वो जो वॉच होगी, वो डायरेक्टली उनके घर के किसी मेंबर के या सभी मेंबर्स के साथ कनेक्टेड होगी। तो उन्हें उसका सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई वो प्रॉब्लम में है, गिर गए हैं, पैर स्लिप हो गया है, राइट। कुछ भी चीज़ रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये केवल किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब ये प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर कर तो लिया यार, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आप समझ लो। या जैसे बच्चों की बात है, तो बच्चे मिस्चीवियस तो होते ही होते हैं, बदमाश होते हैं। मिस्चीवियस क्या, बदमाश होते हैं, सीधी सीधी कहानी है, बदमाश होते हैं, शैतान होते हैं, शैतानियाँ करने में नंबर 1 है ना। सभी लोग थे, हम लोग भी थे, उसमें नहीं आया क्या है। अब वॉच का डिज़ाइन क्या है कि वो वॉच जो है वो हाथ में बांध दी जाएगी। अब वो जो वॉच है, वो वॉच जो पल्सेस होती हैं हमारी, उसके बेसिस पर चलती रहेगी। माने कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने वो जैसे बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता, आपने वो वॉच अलग करी तो कुछ ही सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर अंदर जो वो वॉच है वो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जो है उनके पेरेंट्स को भेजेगी कि वॉच जो है वो बच्चे के हाथ से अलग हो चुकी है। तो वो अलर्ट हो जाएंगे कि कहीं बच्चा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, बच्चे ने ही निकाल करके रख दी है। अब मान के चलिए बच्चे ने ही निकाल करके रखी है, तो उसमें क्या, उसमें एक पैनिक बटन या किसी भी तरह एक मतलब सिग्नल दिया हुआ है, उसके थ्रू बच्चा क्या कर सकता है, अपने पेरेंट्स को मैसेज कर सकता है कि भाई मैंने घड़ी निकाल दी है। या मान के चलिए कि कोई बच्चा है, किसी ने खींची, तो उसमें एक सेंसर लगा हुआ है कि जैसे उस पर कोई फोर्स लगेगा तो उसके जो सेंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। और आसपास के जितने भी कुछ टाइम ड्यूरेशन है और कुछ मीटर्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फेसेस जो भी आसपास के दिख रहे होंगे वो कैप्चर हो जाएंगे, और जो नॉइस क्रिएट हो रहा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और सारा का सारा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये किसके लिए बनाया गया, बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। कहीं ना कहीं ये सारे दोनों ही प्रोडक्ट किसी इंसान की लाइफ को ईजी करने के लिए बनाए गए हैं। इनका मोटिव क्या है, ताकि लोगों की लाइफ आसान हो सके। ऐसे अल्टीमेट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्टार्टअप्स की दुनिया में, जो नए नए इनोवेट हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो लोगों की लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाया जा रहा है। जैसे चैट जीपीटी रिसेंट में, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें लेंस कार्ड भी आता है, राइट। आपको ट्रेडिशनली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपना फेस, तो आगे जो सेंसर्स हैं वो आपके फेस की जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो फ्रेम्स होते हैं उनको सजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बच जाता है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ये समझ में आती है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस मार्केट के अंदर लेकर के आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि ये प्रोडक्ट मैंने बना दिया है, मार्केट में नहीं बिका, फिर क्या होगा भाई, मेरा सारा R&D ख़त्म हो जाएगा, पैसा लगा है वो बेकार हो जाएगा। तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर जनरल बिजनेस से ज़्यादा है। जो जनरल ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ पर तो आप कुछ पैसा कमा लोगे, जो पैसा आपने लगाया है नहीं भी होगा तो माल होगा, लेकिन जो पैसा आपने ऑलरेडी लगाया उसकी कोई वैल्यू अगर नहीं रही, वो मार्केट में फेल हो गया, फ्लॉप हो गया प्रोडक्ट, फिर आप क्या करोगे। तो इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर it is a process of creating a new enterprise and bearing any of its risk, जिसके बिहाफ पर वो प्रॉफिट कमाता है। अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट चल गया, जैसे किसी ने, मैंने कहीं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि अगर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को रिलेट करना है तो 2 लोग हैं, कि मुकेश अंबानी जी, जो मैंने पढ़ा है, मुकेश अंबानी जी क्या हैं, वो बिजनेसमैन है। कौन है, बिजनेसमैन है। रतन टाटा जी क्या है, वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। या एक, ये तो पर्सन्स में पर्सनालिटीज़ हो गई, जैसे टेस्ला, एलन मस्क हैं, तो वो कौन है, बिजनेसमैन नहीं है वो कौन है, वो इनोवेटर है, वो नई नई चीज़ें करता रहता है। तो वो कौन है, एंटरप्रेन्योर्स, है ना, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो जो कोई भी नई एंटरप्राइज क्रिएट कर रहा है, कोई नया इनोवेशन कर रहा है, कोई नई टेक्निक डेवलप कर रहा है, या उस बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो कौन है, वो एंटरप्रेन्योर है
कौन है वो? एंटरप्रेन्योर है। और जब वो बिजनेस करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको वो क्या बन जाती है? एंटरप्राइज बन जाती है। ठीक है ना? कंपनी क्या बन जाती है? वो एंटरप्राइज बन जाती है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो कुछ भी नया इनोवेट करना, कुछ भी नया इनोवेट करना, जैसे आजकल तो आप फूड में भी देखो यार, कितना कुछ नया इनोवेशन होता रहता है, नई नई चीज़ें, नए नए तरीके से। ठीक है। कोई रेत में चाय बना रहा है, रेत की हीट से, कोई क्या कहते हैं उसको, तंदूरी चाय बना रहा है। ठीक है ना? मतलब अलग अलग तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं। तो ये सब लोग कौन हैं? ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है। एंड मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल डेफिनेटली। पीछे रिसेंट के अगर देखा जाए तो रिसेंट में भारत का जो एक क्या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है टूवर्ड्स द स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, इसमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। लोग बाग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं, उनके पास जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उनके पास स्ट्रेटजीज़ हैं, या जो भी वो लोग करते हैं, जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनके बेसिस पर उन्होंने कुछ नया करना शुरू करा है, जिसके बेसिस पर एकदम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बूस्ट आया है। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है डेफिनेटली, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। प्रोडक्शन, जब आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, उससे होने वाली जो रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप फैक्टर इनकम में कर देते हो। ठीक है। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या? देखो, रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ा रिस्क है, अनसर्टेनिटी का, कब आपका टेस्ट चेंज हो जाए, कब आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कब आपकी इनकम लेवल चेंज हो जाए, उन सब चीज़ों का बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। गैप फिलिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक जो डिफरेंस है उसको समझने की ज़रूरत है। डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बीच में। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं? अगर इन दोनों का के बीच का जो गैप है, अगर आपने उसको ब्रिज कर दिया, उसको आपने पूरा कर दिया, तो आप आसानी से, अगर कोई थ्रेट्स बिजनेस के लिए डेवलप हो भी रहा होगा, तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, उसको शिफ्ट कर दोगे किसमें? अपॉर्चुनिटीज में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो चीज़ कब पॉसिबल होगी? वो चीज़ तब पॉसिबल होगी जब आप अपने बिजनेस को, अपने धंधे को समझते होंगे। आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट क्या चाहिए, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जब आप इस चीज़ को लेकर के काम करोगे और आपका फोकस क्लियर है, मुझे इस कस्टमर को, इसको, इन लोगों को टारगेट करना है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, इनोवेशन। जाहिर सी बात है, इनोवेशन का मतलब क्या है? इसमें हम कुछ ऐसा नया, क्रिएट न्यू, जहाँ जिसकी एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन वो देता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट कहाँ से करना है? जो हमारे पास एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं से हमें कुछ नया बनाना है। उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसी से हमें क्या करना है? कुछ नया बनाना है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट को मैं इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मानता हूँ कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले लोग हैं, या जो जिनके पास ये आर्ट है, ये वाली जो आर्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट की, किसी भी वेस्टेज से कि वो बहुत प्रीशियस चीज़ें बना देना, तो वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं और वो एक अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। मान के चलिए कोई पेंटर है, पेंटिंग्स बहुत प्यारी करता है, तो उसने क्या करना शुरू करा? उसने पेंटिंग्स बनानी शुरू करी और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल करने लग गया। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करा, तो फिर उसने क्या किया? उसने उन्हें फ्रेम करा करके करना शुरू कर दिया, और आज के डेट में वो बहुत पैसा कमा रहा है। या आप कोई टूटी फूटी कोई चीज़ है, आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो शो पीस है ना, उसमें जिनको यूज़ किया जा सकता है, तो आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो आज देखिए, कुछ भी नया करना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया फॉर्मूला क्रिएट करोगे, कोई नई गाड़ी बनाओ, कुछ भी नया हो सकता है, कुछ भी नया हो सकता है। ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जनरली एंटरप्रेन्योरशिप्स में क्या होता है कि हम जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको मोबिलाइज करते हैं। अब आपसे पूछा जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
ये कौन है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन सबको मोबिलाइज करके ही एंटरप्रेन्योरशिप बनती है, ठीक है ना। और इन ही फैक्टर इनकम को क्या किया जाता है? पेमेंट किया जाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर है? डायनामिक इन नेचर, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डायनामिक है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, और इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के एटमॉस्फेयर का प्रभाव इस बिजनेस पर पड़ता है, ठीक है ना। ये एक चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्यों है, तो ज़रूरत क्यों है वो अब आप समझ लीजिए। एक तो इनोवेशन को हेल्प मिलती है, इनोवेशन क्रिएट होता है, लोग नए नए तरह की इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं, और उनसे बहुत सारी चीज़ें वो बनाते भी हैं और फिर मार्केट में उसको क्या करते हैं? बेचते हैं। किसी ने सोचा था अमेज़ॉन का आइडिया आएगा? किसी ने तो सोचा ना। FB किसी ने तो सोचा। यूट्यूब आज आप पढ़ रहे हो, कभी नहीं सोचा होगा किसी ने, बट किसी ने तो सोचा। ये सब कुछ क्या है? इनकरेज इनोवेशन। सब कुछ क्या है? ये इनकरेज इनोवेशन है। जैसे आज से पहले भी अधिगम मंत्रा पर UPTGT PGT हो गया, या 11-12 हो गया, राइट, या DSSB हो गया, KVS हो गया, MP टेट वर्ग 1 या बाकी के हो गए, राइट, NVS हो गया, GIC हो गया। इन सब के लिए इससे पहले अधिगम मंत्रा से पहले भी तो पूरे के पूरे फुल फ्लैग कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो सकते थे, नहीं हुए ना। बट किसी ने तो सोचा ना, अवेलेबल हुए ना। इनकरेज इनोवेशन। मैं तुम लोगों को हमेशा क्या बोलता हूँ, देखो गवर्नमेंट जॉब लगती है, बहुत अच्छी बात है, बट खाली गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठना है इज़ नॉट गुड। लग जाए अच्छी बात है, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, बट केवल उसी के लिए जी रहे हैं, उसके बिना हमारी जीवन समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बेकार की बात है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप लोग ट्यूशन्स उठा लो, एक बैच उठा लो, 4 बच्चे पढ़ाओ, उनका 100% रिजल्ट क्रिएट करो। आपको अगला जो नया सेशन होगा, आप यकीन मानना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब की, इतना बच्चा आपके पास आ जाएगा। हर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, आप समझ रहे हो। आप कोई स्कूल ज्वाइन करो, नहीं कर सकते आप ऑनलाइन ट्यूशन दो, नहीं कर सकते आप कंटेंट राइटिंग करो, नहीं कर सकते आप जो है स्टॉक मार्केटिंग करो, नहीं कर सकते आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो, नहीं कर सकते आप फ्रीलांसिंग का कोर्स करो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं तो कोई तो सक्सेस मिलेगी। यस और नो? तो कुछ जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए अच्छी बात है आप पढ़ रहे हैं, मेहनत चल रही है, सारी बातें सही हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि भाई इतने टाइम में मुझे ये करना है। अगर आप इस ड्यूरेशन को सेट कर लेंगे तो इजीली वो हो जाएगा। इनकरेज इनोवेशन इसी को कहा जाता है। क्रिएट्स जॉब। अब मान के चलिए जैसे मैं हूँ, मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, अब हालांकि अभी तो इनिशियली ही है, अब जब ये थोड़ा सा ग्रो आपकी हेल्प से होगा, ठीक है, 100K 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे या 100K भी हो जाएंगे आप लोगों की ब्लेसिंग्स से, आप लोग शेयर करेंगे तो डेफिनेटली होंगे। मुझे ज़्यादा काम होगा, ठीक है, ज़्यादा काम होगा तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, एक टीम होगी मेरी अपनी। आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ? उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। मान के चलिए एक व्यक्ति अगर 5 लोगों को जॉब देता है तो 1 लाख व्यक्ति कितने लोगों को जॉब देगा? तो खाली हमें एम्प्लॉय बनना इज नॉट अ थिंकिंग, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना विल बी द थिंकिंग। हम एम्प्लॉय बनना चाहते हैं नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वी वांट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहां पर रोजगार पैदा होंगे, लोग आए और नौकरी करें, फिर वहां से लोग निकलें और फिर वो रोजगार लोगों को दें। ठीक है, तो मिशन है ये, एक विजन है। क्लियर है? कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनता है, पैसा बनता है, बिजनेस से क्या बनता है? प्रॉफिट से क्या है? पैसा, पैसे से पैसा बनेगा। तो उसमें क्या होगा, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी फैक्टर प्रोडक्शन जो आपके हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनको आप अपने रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, वो लोग से एक्सपेंड करेंगे, सेव भी करेंगे, तो एक तो वहाँ से पैसा क्रिएट होगा। दूसरा, जब आपको प्रॉफिट होगा, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप उस प्रॉफिट को वापस किस में लगाओगे? नए बिजनेस में लगाओगे, उसी बिजनेस में लगाओगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे, ग्रोथ करोगे, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उससे और ज़्यादा पैसा क्रिएट होगा।
तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर है ये वाली बात है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यस डेफिनेटली, यहाँ पर आर्थिक दक्षता में सुधार होता है। कैसे होता है समझिए। एक तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं, उनमें इम्प्रूवमेंट ले आता है। जैसे पहले अगर देखिए, पहले क्या होता था, बिजनेस करना बड़ा आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, सरकार को लगता चला गया कि भाई लोग तो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनको अगर और डील दे दी जाए तो और बिज़नेस करेंगे। तो सरकार ने ऐसे किया, सरकार ने और डील दे दी, लोग और बिज़नेस करने लगे। फिर ऐसा हुआ कि मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स, है ना, और ऐसे कितने ही सारे स्कीम्स इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, जिनका रिजल्ट क्या निकला कि आज की डेट में हम एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसे बात करते हैं जैसे करना बड़ा आसान है, दुकान खोलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बस एक जज्बा होना चाहिए उसको करने का। तो इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग वेस्टेज को रिड्यूस कर देता है, यील्ड जो है हमारे तकनीक हैं उनको बढ़ा देता है, और टेक्निकल प्रोग्रेस लेकर के आता है, लेबर कैपिटल रेशो इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और इसके अलावा उनको गुड कैपिटल और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा काम कर सकें। लेबर कैपिटल रेशो का मतलब है कि ना तो फुल्ली कैपिटलाइज्ड रहेगा और ना ही फुल्ली लेबराइज्ड रहेगा। उसका मतलब क्या है कि ना तो सारी लेबर काम करेगी और ना सारी मशीनें भी होंगी, लेबर भी होंगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और तब जा कर के हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यही एंटरप्रेन्योरशिप की जो है खासियत होती है कि वो समाज के जितने भी पहलू हैं उन सबको जोड़ करके चलता है, ठीक है। स्केलेबल स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई विजन होता है, आपके पास कोई मिशन होता है, किसको बदलने का, वर्ल्ड को चेंज करने का। जैसे मैं लेंसकार्ट के जो सीईओ हैं, जो ऑनर हैं, पीयूष जी, उनका एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमारा एक विज़न है, हमारा मिशन है कि हर बच्चे की आंखों पर, हर बच्चा इन द सेंस कि हर ऐसा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन उसके पास चेकअप कराने के पैसे नहीं है या कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उन तक उस ग्लासेस, चश्मे को पहुंचाना, ताकि वो अपनी एजुकेशन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे आप क्लासरूम में बैठे तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी ऐसी वीक होती है, वो पीछे बैठे होते हैं, उनको बोर्ड का क्लियर नहीं दिख रहा होता है, और वो घर पर बोलते भी है, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है कि ठीक है ना, आगे बैठ जाया करो। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उनकी जो आई साइड है वो कॉन्टीन्यूसली क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है, और उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है, क्योंकि सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट, ऐसी ही एम्प्लॉय है, अब किसी व्यक्ति की आई साइड वीक है और वो काम कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, और उसको जो आराम मिलना चाहिए, जो उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करता है। ये उन्हीं की कुछ कुछ बातें हैं, उन्हीं का कुछ कुछ अंश है। तो कहने का मतलब कि एक विज़न है, एक मिशन है जिसको लेकर के वो चल रहा है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं या जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, सबका एक विज़न है, सबका एक मिशन है कि हमें विश्व को क्या करना है, बदलना है। जैसे एलन मस्क कहते हैं, मैं विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, और उसके लिए वो इनोवेशंस भी करते हैं नए नए। इसको कहते हैं स्केलेबल स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप्स, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली कहानी। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बिजनेस आइडिया ढूंढना है। लर्निंग एंड रिसर्चिंग द बिजनेस आइडिया, हमें बिजनेस किस चीज़ का करना है, हमें मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो लोगों, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। आपने उनकी एक प्रॉब्लम, उस जेन्युइन प्रॉब्लम को अगर पकड़ लिया और उसका कोई अल्टरनेट, उसका कोई सोल्यूशन आपने दे दिया, तो वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो सबसे पहले आपको उसके लिए मार्केट, अच्छा फिर उसके बाद आपको ये भी करना है कि उस मार्केट के बारे में आपको नॉलेज करनी पड़ेगी कि वास्तव में ये मार्केट कितना बड़ा है, यहाँ पर मेरी प्रोग्रेस हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। पता चल रहा है कि मैंने 100 लोगों में सर्वे किया और वो 100 ही लोग हैं, उसके अलावा मार्केट ही खत्म हो गया, फिर तो आपका बिजनेस फेल। इसके बाद फिर जब आप आइडिया सोचते हो तो आपको उसको एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करना है मैं देखो हिंदी में बताता हूँ, समझने का प्रयास करना। क्या जो आइडिया हमने सोचा है क्या उसका कोई वर्थ है, उसकी कोई कीमत है, उसकी कोई वैल्यू है, क्या वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उससे हमें अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा कमाने का। उस प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, और क्या वो जो मटेरियल है या कोई भी जो चीज़ें हैं जिसके आधार पर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा क्या वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, या उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सकता है कि नहीं बेचा जा सकता है, लोग उसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उसकी कॉस्ट, ठीक है ना, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, उसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, कॉम्पिटिटर है तो उससे कैसे यूनिक हमको बनाना है, उस बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए और उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, है ना, ये भी तो सोचना है। फिर उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब उसका शेयर मार्केट कितना है। मान के चलिए आपकी कोई इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, आप उसमें कितने भी बड़े बादशाह बन सकते हो $1 ट्रिलियन तक के, आप समझ रहे हो। अब कोई बिजनेस है आप कर रहे हो, यार कितने का बिजनेस है, 50,000 का बिजनेस है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। अब आइडिया जो होगा, आइडिया कॉन्साइड्स, मतलब आइडिया अब जो है वो कंपनी के जो गोल हैं, हमारे जो गोल्स हैं उनको पूरा करेगा कि नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद हम आगे जाते हैं क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान, कि भाई चलो अब हमें इन सब चीज़ों का जवाब मिल गया, अब एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते हैं। अब उस बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए समय और प्रयास, टाइम एंड एफर्ट। सबसे पहले आपको फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसमें आपको बिजनेस के सारे जो भी मेजर एलिमेंट हैं, जैसे क्या विज़न है, गोल क्या है, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कॉस्ट क्या रहेगी, किस तरह की कस्टमर और किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट का शेप साइज़ क्या होगा, रिच लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि पुअर लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है ना, कितने बड़े प्रोडक्शन कितने बड़े स्केल पर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिजनेस प्लान में आती हैं। फिर उसके बाद जब आप प्लान प्रिपेयर कर लेते हो तो आप उस प्लान को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को फाइंड करने लग जाते हो। फाइनेंशियल की पैसा चाहिए, देखते हैं कहाँ से मिल सकता है, कुछ बैंक्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, ये हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हैं सोर्सेज अवेलेबल हैं फंड को एक्वायर करने के। ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई लोग भी तो चाहिए ताकि उनको प्रोजेक्ट किया जा सके, प्रोजेक्ट पर वो काम कर सकें, फाइंडिंग द रिसोर्सेज। उसके बाद आता है कि फ्रेमिंग द हायरार्कियल मॉडल, एक आपको हायरार्की क्रिएट करनी है स्टेप टू स्टेप, कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। फिर अगर आपने हायरार्की मेंटेन नहीं की, दो चीज़ों में हायरार्की मेंटेन करनी है, एक तो प्रोडक्शन में और एक मैन पावर में, दोनों में ही आपको हायरार्की, और दोनों में ही हायरार्की आपको आगे लेकर के जाती है। अगर आपके पास हायरार्की नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपके जो आपके अगेंस्ट रिजल्ट है वो जनरेट हो सकते हैं। इसके बाद फिर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, कि भाई सारा कुछ सेटअप हो गया है, अब फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्टार्टअप्स स्कीम हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो इसमें एक आता है अटल इनोवेशन मिशन, एक आता है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, मल्टीप्लायर ग्रांट्स स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, देखो ये इंग्लिश में ही है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP, मुद्रा बैंक, ई-बिज़ पोर्टल, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट,
देखिए बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता चल जाएंगी, जैसे ये इनोवेशन के लिए है, ये ग्रांट्स के लिए हैं, ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हैं, ये क्या है, ये सीड्स के लिए है, ये टेक्नोलॉजी के लिए है, ये क्या है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। तो कुछ चीज़ों को से तो आपको आइडेंटिफाई वैसे ही हो जाएगा। इन्हें मैंने हिंदी में कन्वर्ट नहीं करा है क्योंकि केवल समझने वाली बात है कि कब शुरू हुए, क्या क्या इसका है। जैसे अटल इनोवेशन स्कीम 2016 में आया, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 10 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, जिसके लिए 5 साल का पीरियड है। क्लियर है? क्या क्या इसमें शामिल है? हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन इसमें शामिल है। बस स्वास्थ्य, कृषि, ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, परिवहन और शिक्षा, ये इसमें शामिल है। 5 साल के लिए होता है, 10 करोड़ तक की ग्रांट दी जाती है, नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया 2016 में। क्लियर हो गई ये वाली कहानी? बस इसमें इतना ही था। इसके बाद आता है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, जिसको AIMB कहते हैं। ये अटल इनोवेशन इनिशिएटिव जो है उसके 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 साथ ही मान लीजिए इसको। 4 जुलाई 2020 में आया, नीति आयोग ने इसको प्रोजेक्ट करा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है, इसने जॉइंटली मिलकर के डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत करी, जिसके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें 20 लाख, जबकि जो सेकंड पोजीशन पे आएंगे उसको 15 लाख और जो थर्ड पोजीशन पे आएंगे उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये इसमें है 10 से 15 लाख, 3 पोजीशन है, थर्ड 10, सेकंड 15, याद करना आसान है 20। तो मैक्सिमम 20 पहले वाले को, तो 20 लाख है, तो 20 में ही ये आया था, नीति आयोग के द्वारा आया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जॉइंटली इस पर काम किया था डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। मल्टीप्लायर ग्रांट्स स्कीम, ठीक है, ये जो डेवलप्ड किया गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया। किसके लिए? ताकि जो लोग हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की गई। 2 करोड़ तक की फाइनेंशियल हेल्प जो है दी जाती है, जो कि 2 साल से कम है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू फ्यूअर देन 2 years। और द कॉस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विल बी 4 करोड़ ओवर द 3 years पीरियड। ये तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। CGFT, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिडबी का एक कह सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का है, जो मैक्सिमम ग्रांट कितने की देता है? 100 लाख की, 100 lakhs। कितने की ग्रांट देता है? 100 lakhs, ठीक है, लगभग 10 करोड़। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ। एज ऑफ जून 3, 2021 लगभग 92,000 नहीं, जून 3, 2021 तक 92,000 तो नहीं थे ये। अभी ये रिसेंट का ये होगा आपका अप्रैल, ठीक है, ये अप्रैल तक का डाटा है। ये कब तक का डाटा है? एक सेकंड में इसको देख लूंगा। ठीक है ना? हाँ, ये जो है आपका अभी 2023 तक का डाटा है। ये जो है गलत हो गया है, ये 23 अप्रैल 23, सॉरी मार्च 23, अप्रैल बोल गया मैं। आजा भाई, सिलेक्ट हो जा, नाराज मत हो। मार्च 31, 2023 तक का ये डाटा है। लगभग 92,000 प्लस फॉर्म्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं विद दिस प्लान, ठीक है। इसके बाद आता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें अभी तक टोटल बजट जो है वो 945 करोड़ का है, और ये 2021 का डाटा है।
ये सही है, ये भी सही है। 92,000 ये जो है 2023 तक का डाटा है। और अब तक इसमें 3600 बिजनेस और 300 इंक्यूबेटर्स को शामिल किया जा चुका है। सॉफ्टवेयर देखिए मेनली इसमें आपको डिटेल में क्या जाना है कि कब बना और किसके द्वारा बनाया गया। सिंपल एक ये है कि कितना इसमें फंड दिया जाता है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जाहिर सी बात है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो है वो क्रिएट किए गए ताकि इनोवेशंस को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। मुद्रा बैंक्स, ठीक है, इसमें 10 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ईबिस पोर्टल क्या है, ये गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है, ठीक है। तो अभी तक प्राइवेट माध्यम से लगभग 29 सर्विसेज जो है वो भी 5 अलग अलग तरह के स्टेट्स में, जिसमें न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये बेसिकली किसके लिए दिया गया है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मर्स के लिए किया गया है। और इस सिस्टम में टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 11,184 करोड़ है, जो कि कब से कब तक एग्जीक्यूट होगा, 19 से 23 तक के लिए उसको एग्जीक्यूट किया गया है और अभी 2023 ही क्लोज हुआ है। ये आपकी कुछ जो हैं स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा से चलाई जाती हैं। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया है, इसको मैं कर देता हूँ रफ, ताकि आप आसानी से क्या कर सको, इसको स्क्रीनशॉट ले सको। ये लो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आज की हम ये आखिरी स्लाइड मान लेते हैं, वेज टू फंड योर स्टार्टअप, कि आप अपने फंड को, अपने स्टार्टअप्स को फंड कैसे कर सकते हो, आप पैसा कहाँ से जुटा सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है। आप खुद से भी फंड कर सकते हो, आपका खुद का पैसा, फैमिली फ्रेंड्स से ले सकते हो, क्राउड फंडिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। या आप कोई इंक्यूबेटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या आप कोई ग्रांट ले सकते हो, या आप कोई क्रेडिट मतलब लोन ले सकते हो, या आप किसी एंजल इन्वेस्टर से संपर्क कर सकते हो, या आप किसी वेंचर कैपिटल्स के थ्रू जा सकते हो। तो ये बहुत सारे जो है मल्टीपल, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो वेज हैं फंड करने के वो अवेलेबल है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं तो डिटेल में तो आएगा नहीं कि भाई इंक्यूबेटर क्या होता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी होता हो, ठीक है। या क्राउड फंडिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी वेबसाइट है, तो उतने डेप्थ में अपने को नहीं जाना है। मेन ये पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने किसी भी फंड को जो है स्टार्टअप के लिए फंड को रेज कर सकते हो, कहाँ से आप कर सकते हो। तो एक बार मुझे ज़रा बताना कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, ठीक है। मैंने प्रयास यही किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी हो। देखिए मेरा प्रयास यही होता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन सारी मैं आप तक पहुंचा दूं जो आपके लिए किसी भी पॉइंट से रिलायबल हो सकती है। अब मैं तो पेपर बनाने नहीं वाला, देखो आप लोग भी नहीं बनाने वाले, इस दुनिया का कोई ना कोई व्यक्ति तो बनाएगा। कौन बनाएगा ये किसी को नहीं पता, बनाएगा। अब वो किस एस्पेक्ट को रखना चाह रहा है, किस एस्पेक्ट को छोड़ना चाह रहा है, हमें थोड़ी पता है। हमें टॉपिक दिया गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने प्रयास किया कि मैं उनमें से जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, पूछा जा सकता है, या जो मास्टर लेवल तक आता है, उन सब चीज़ों को, उन सब एस्पेक्ट्स को मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। और ये प्रयास मेरा रहता है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ या जो भी आपके सामने प्रेजेंटेशन जाए उसमें एक क्वालिटी हो, वहाँ से क्वेश्चन बने। और पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ऐसा हुआ भी है, वहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं। तो मेरी उम्मीद यही होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि भाई मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद आप 100% पास आउट हो जाओगे। कहूँगा जब मैं उस स्केल पर चला जाऊँगा। मैं ऐसा भी कहूँगा कि भाई 100% इससे बाहर नहीं आने का है, लेकिन मैं अभी ये भी कह सकता हूँ कि 80% पेपर इसके दायरे के अंदर ही होगा, बल्कि ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। ये मैं अभी भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ
इसमें से तो 100% ही पेपर इससे बाहर नहीं आने का है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें भी समझनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कौन सी स्कीम कब आई, उस तरह का कौन सी कमेटी बनी हुई थी किस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर क्वेश्चन कई बार फंस जाता है। तो वो चीज़ों के लिए आपको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूँ, है ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ना ऐसी है, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करने की कोशिश करता हूँ, अगर उसमें आप अपना एफर्ट प्लस कर दो उसी ही एंथुसियाज्म के साथ, मैं 100% अभी भी कह सकता हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बशर्ते आपको मेरा कम से कम जितना मैं कर रहा हूँ उसका डबल आपको उसमें डालना पड़ेगा। मैं अगर 100% दे रहा हूँ तो आपको 200% देना पड़ेगा, उससे बाहर आएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रिपरेशन करो, पढ़ो तरीके से, प्लान स्ट्रेटजी बना करके, ठीक है। उद्देश्य बड़े हैं हमारे, है ना, आगे बहुत कुछ हमें लाइफ में करना है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, और एक नए जो भविष्य है उसको आगे ग्रो करने के लिए, है ना, उनको उस रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए जिनका आज हम कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, अपने किसी के लिए भी ना सही, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए एटलीस्ट हमें करना है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आर्मी या उसमें ही जाया जाए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम कर सकते हैं और हम करेंगे। प्रयास जारी है, आगे भी प्रयास जारी रहेगा, ठीक है। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, कुछ बातें जो आपको बताएगा कि कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम कर सकते हो और उस पर अपना कानूनी अधिकार रख सकते हो, जिससे उसको कोई भी कॉपी ना कर सके। तो मिलेंगे कल आपसे सेम टाइम पर, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है और वास्तव में आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ साथ में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। मिलेंगे कल। जय हिंद।